नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आपके अपने परिवार हाईवे एग्ज़ाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय भूगोल की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का तीसरा भाग लेकर। इंडियन ज्योग्राफी की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का ये तीसरा भाग है। इससे पहले हम 2 भागों को कवर करवा चुके हैं, आप उन भागों को भी देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपको इससे मदद मिलेगी। आगे भी इसी तरीके से हम संपूर्ण भारतीय ज्योग्राफी प्रश्न उत्तर श्रृंखला के माध्यम से कवर करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ बने रहिए। आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आने वाले एग्ज़ाम अभी तो पोस्टपोन्ड हैं लेकिन भविष्य में तो होने ही हैं। आप एसएससी एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, यूपी SSSC की बात करें, यूपी पुलिस एसआई, तमाम भर्ती परीक्षाएँ जो अभी पोस्टपोन कर दी गई हैं, आने वाले भविष्य में वो होनी ही हैं। आप घर पर रहते हुए तैयारी अपनी बनाए रखें। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्रृंखला होने वाली है। आइए इस श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ज्योग्राफी का पार्ट ये 3rd है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और आगे भी प्रबल रूप से पूछे जाने की संभावना है। हमने उन्हीं प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं इस श्रृंखला को। आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों का आंसर देते चलिए और अपना मूल्यांकन भी मेरे साथ साथ करते चलिए। आइए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आइए सोल्व करते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानियोमा ऑप्शन पहला है, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी भारत में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर हम बचे हुए ऑप्शन की अगर बात करें तो अराकानियोमा ये कहाँ पे है बताइए? म्यांमार में, ये म्यांमार में है। साल्ट रेंज की बात करें ये पाकिस्तान में है। अगर सुलेमान की बात करें तो ये पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो उसका नाम पीर पंजाल है। यहाँ पे क्या है बताइए? पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है बताइए? जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अगर इनमें से ऊंचा शिखर की बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपको ये बताना। कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो यहाँ पे नंगा पर्वत इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए कौन सा है? नंगा पर्वत। अगर वैसे बात करें वर्ल्ड में यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है तो हिमालय पर्वत पर कौन है बताइए? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो अभी फ़िलहाल में चाइना के द्वारा मापी गई थी। चीन के द्वारा इस ऊंचाई को मापा गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो उसका नाम हिमालय पर्वत पर कौन सा बताइए? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। पॉइंट में है 86 मीटर भी है, जिसको चाइना ने अभी हाल फिलहाल में मापा था, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें से ऑप्शन में से हमें नंगा पर्वत की यहाँ पे सबसे ऊंचा शिखर है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो मैं ऊंचाई एक बार आपको लिखवा देता हूँ। इसकी नंगा पर्वत की ऊंचाई 8125 मीटर, 8125 मीटर इसकी नंगा पर्वत की लंबाई है। अगर बात करें दूसरे नंबर में यहाँ पे नंदा देवी तो 7824 मीटर। नंदा देवी कितनी बताइए? 7824 यानी कि 7824 मीटर इसकी लंबाई है। नंदा देवी की ये लंबाई हो गई ना, नंगा पर्वत की ये लंबाई हो गई। अगर बात करें हम कामेत की तो 7756 मीटर, ये 7756 मीटर लंबा है, 7756 मीटर लंबा है। और कुल्लू की बात करें तो 7167 मीटर, 7167 मीटर। तो आपको इसकी लंबाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद कर लें कि नंगा पर्वत इन चारों ऑप्शन में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंगा पर्वत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं।
नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। आपको ये बताना है कि भारत चीन व्यापार जो शुरू किया गया है, तो एक नाथुला स्थान है, नाथुला नाम का एक स्थान है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। वो कहाँ पर है ना, किस भारत के किस राज्य में है? तो भारत के सिक्किम राज्य में पड़ता है। नाथुला बताइए कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम राज्य में। तो आप इसको तो याद कर लें सबसे पहले, नाथुला दर्रा है। ये क्या है? नाथुला पास है, सिक्किम राज्य में है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश के दर्रे मैं लिखवा देता हूँ आपको, शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लाचल। आपको याद कर लें, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, वाड़ा लाचाला दर्रा, वाड़ा लाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। आप इनको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। देखिए सिक्किम में हो गया नाथुला दर्रा, सिक्किम में कौन सा दर्रा हो गया? नाथुला। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिवकिला दर्रा, वाड़ा लाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा याद करें, दिफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा याद करें, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिफू दर्रा के बाद एक बोमडिला दर्रा, बोमडिला, बोमडिला दर्रा। इन दोनों को आप याद कर लें अरुणाचल प्रदेश के लिए। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो काराकोरम, 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 जोजिला, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल और बुर्जिल, और बुर्जिल। काराकोरम, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। आप इनको जम्मू कश्मीर में याद करें। मैंने आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी भारत के प्रमुख राज्य के जो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पे मैंने उसको लिखवा दिया है, कवर करवा दिया। आप इनको याद कर लें, पूछ ले जाते हैं। आप इनको याद कर लें, रट लें, आप 100% पूछे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो इसमें सबसे बड़ा देश का मतलब क्या हो गया बताइए, कि यहाँ पे कौन से नंबर पर भारत आता है संसार में? सबसे बड़े देशों की अगर बात करें तो कौन से नंबर पर भारत का स्थान आता है? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां आप सभी जानते हैं कौन सा स्थान है बताइए। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर कंट्रियों की बात करें, कौन कौन से कंट्री इससे पहले भारत से पहले आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। रशिया उनमें से फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, रूस, कनाडा, फिर यूएसए का नाम आता है, फिर चाइना का नाम आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में मैं सजा रहा हूँ, है ना, बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। चाइना, है ना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, फिर ब्राज़ील का नाम आता है, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7वें नंबर पर भारत। 7वें नंबर पर कौन सा नाम आता है? ये भारत का नाम आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और एक 7। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत क्या है? 7वां स्थान रखता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आप सभी जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। क्या बताइए? दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पर चाइना का नंबर है, पहले स्थान पर चाइना का स्थान है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलना है। केरल की मौन घाटी। केरल की मौन घाटी से मतलब हुआ केरल की जो शांत घाटी है, यानी कि मौन घाटी, केरल की मौन घाटी यानी कि शांत घाटी। तो वहाँ पे क्या क्या मिलता है? वहाँ पे क्या बात बताइए? हाँ, भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, ऑप्शन नंबर पहला है। में महंगी इमारती की लकड़ी के पेड़ हैं, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, पादपों तथा प्राणियों के लिए दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या है बताइए? अगर बात करें इसकी तो केरल की मौन घाटी में, शांत घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियाँ हैं। यहाँ पे पादपों तथा प्राणियों की यहाँ पे
दुर्लभ जातियाँ हैं। तो सबसे पहले तो आप याद कर लें शांत घाटी कहाँ पे है। इसका आंसर तो हो गया ये वाला, है ना। शांत घाटी कहाँ पे है बताइए? शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी की बात करें, ये प्रश्न कई बार आता है, तो ये कहाँ पे है? केरल में है। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है कि मौन घाटी या शांत घाटी कौन से राज्य में है, तो केरल में। एक क्वेश्चन ये आता है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है ना। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी यूके यानी कि अपना उत्तराखंड में है। तो ये आप दोनों प्रश्नों को याद कर लें। अगर शांत घाटी के बारे में 2-4 और फैक्ट की बात करें तो 1973 में इसको रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और 1985 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी मिल गया था। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी मिल गया था। तो आप एडिशनल फैक्ट के तौर पर इनको याद कर लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? अगर इसमें से देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, तो उसका नाम है मासिनराम। वही मासिनराम मेघालय का मासिनराम कहाँ पे बताइए? सबसे पहले तो मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है। सबसे अधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है। सबसे अधिक वर्षा इसी स्थान पर रिकॉर्ड की जाती है, डेट इज मासिनराम। कहाँ पे है बताइए? खासी पहाड़ियों के पूरब में स्थित है। कहाँ पर बताइए? खासी पहाड़ियों में, है ना। गौरी खासी की पहाड़ी आप सुनते हैं, तो खासी पहाड़ी कहाँ पे है? सबसे पहले तो आप बताइए। खासी की पहाड़ियों के पूरब में स्थित है। कौन? मासिनराम। मेघालय में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में स्थित। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक भारत का आर्द्र स्थान कौन सा है बताइए? उसका नाम है मासिनराम। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि अब ये जो है जवाहर सुरंग कहाँ पे है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपको, भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है जवाहर सुरंग, वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भी कहाँ पे बताइए? ये पीर पंजाल दर्रे में है। पीर पंजाल दर्रे में है। सबसे पहले तो ये देखिए, वही दर्रा जो जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि अब ये भारत की सबसे लंबी सुरंग नहीं है। अब वर्तमान में कौन सी बताइए? अब तक थी, लेकिन अब अटल टनल है। अटल टनल वर्तमान की ये है। अटल टनल जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। तो आप इसको याद करें, अटल टनल। अगर ऑप्शन अटल टनल नहीं है तो आप लगाएंगे जम्मू और कश्मीर यानी कि जवाहर सुरंग, है ना। नहीं तो अटल टनल वहाँ पे सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पे है बताइए? काराकोरम पर्वतमाला में है ये, फिर पामीर पठार में है, आल्पस में है या शिवालिक में? तो आप शिवालिक में है। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पे बताइए? ये शिवालिक में है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, इसको याद करना है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है? वह शहर या कस्बा कौन सा है? हाँ, कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो आपको इनमें 4 ऑप्शन में से ये बताना होगा कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर इनमें से क्या है। तो पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी है ना। ये क्या है? बिहार की राजधानी है, बिहार के कैपिटल। अगर इन ऑप्शन में से देखें तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इलाहाबाद कहाँ पे बताइए? यूपी में। अहमदाबाद कहाँ पे है बताइए? गुजरात। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी में। तो अगर आप भारत के मैप को देखें, इंडियन मैप को देखें, तो सबसे अधिक जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित मिलेगा इन चारों ऑप्शन में से, उसका नाम क्या है बताइए? पटना, जो कि क्या है? बिहार की राजधानी है। अगर पटना के बारे में अगर 2-4 एडिशनल अगर फैक्ट देखें तो इसका 490 ईस्वी में मगध साम्राज्य के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी।
और अगर पुराना नाम की बात करें तो पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बताइए पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम था? तो पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। किसका? पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो इनमें से सूर्य की किसको ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी? आपको इसको मुझे बताना है। हाँ, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर एकदम सीधी किरणें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? सबसे पहले तो आप यही बात कर लेते हैं क्यों नहीं मिलेंगी। अगर पहले तौर पर बात करें तो ये पहाड़ों के बीच स्थित है। कहाँ पे बताइए? पहाड़ों के बीच स्थित है। पहाड़ों के बीच तो कौन इफेक्ट करेगा? इसकी भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति भी इफेक्ट करेगी। भौगोलिक स्थिति कौन करेगी बताइए? भौगोलिक स्थिति की बात हो गई है। और इसका जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन है वो भी इसको क्या करती है बताइए? इफेक्ट करती है। तो किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो इनमें से श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति मैटर करती है ना? स्थिति मैटर करती है क्योंकि ये पहाड़ों के बीच स्थित है ना? पर्वतों के बीच स्थित है। पहाड़ों या पर्वतों के बीच स्थित है। कहाँ पे है? पर्वतों के बीच स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो आसान सा क्वेश्चन, आप तेजी से बताइए, कई बार गलत भी हो जाता है। हाँ, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे अलग किए जाते हैं? तो 10 डिग्री चैनल। क्या बताइए? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको रट लें, याद कर लें। 10 डिग्री चैनल के द्वारा 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री के द्वारा अलग किए जाते हैं। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है बताइए? भारत के दक्षिणी छोर का नाम इसमें से क्या है? तो आप इसमें से मुझे तेजी के साथ आंसर बताइए। निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्या नाम बताइए? निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है ना? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। अगर पुराने नाम की बात करें तो इसका एक नाम और भी है जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट। इसको याद कर लें। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो इंदिरा जो पॉइंट है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ये तो हो गया कहाँ पे बताइए? दक्षिणी छोर। उत्तरी छोर की बात करें, अगर उत्तरी छोर की बात करें तो उत्तरी छोर कहाँ पे बताइए? उत्तरी छोर का नाम, सबसे पहले नाम इंदिरा कोल नाम है। क्या नाम है? इंदिरा कोल। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। दोनों क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, आप रट लीजिए इनको। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है कि सबसे पहले बताइए कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी छोर का नाम क्या है? उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, डैट इज़। दूसरा नाम इसका पिग्मेलियन पॉइंट। और अगर बात करें उत्तरी छोर की तो उत्तरी छोर इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। मेकाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? अगर मेकाल पर्वतमाला की बात करें तो ये आप मुझको बताइए तेज़ी से, कौन से राज्य में ये स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, है ना? कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे बताइए? छत्तीसगढ़ में स्थित है मेकाला। अगर बात करें मेकाल पर्वतमाला की, यहाँ पे सोन एवं नर्मदा नदी दोनों नदी यहाँ से निकलती हैं। उद्गम है यहाँ से। क्या है बताइए? उद्गम यहीं से होता है। कहाँ से होता है? उद्गम यहीं से होता है। अगर आपने एक क्या सुना होगा बताइए? हाँ, दोनों का उद्गम यहीं से होता है। उद्गम यहीं से होता है मेकाल पर्वत माला से, सोन में नर्मदा। चलिए एडिशनल फैक्ट इसके बारे में थोड़े से बात को बताएंगे अगली क्लास में।
अगले प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है ना, उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश का नाम क्या है बताइए? तो 35 डिग्री अक्षांश जो है, 35 डिग्री अक्षांश भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। ये भारत के उत्तर से जाता है, भारत के उत्तर से, उत्तर में यह सभी महाद्वीपों एवं सभी महासागरों से होकर जाने वाली एक रेखा है। सभी महाद्वीपों एवं महासागरों से होकर जाने वाली, सभी महाद्वीपों एवं सभी महासागरों से होकर जाने वाली एक रेखा है। सभी महाद्वीपों एवं सभी महासागरों से होकर जाने वाली एक रेखा है। किसको छोड़कर बताइए? हिंद महासागर और अरब सागर को छोड़कर, अरब सागर को छोड़कर, हिंद महासागर को इनमें से छोड़ दें और अरब सागर को छोड़ दें। अगर हिंद महासागर, अरब सागर दोनों को अगर निकाल दें, इनके अलावा ये सभी महाद्वीपों एवं महासागरों से होकर जाने वाली क्या है बताइए? 35 डिग्री उत्तरी छोर से गुजरने वाला क्या है? एक अक्षांश है। आप इसको याद कर लें। क्या कर लें बताइए? आप इसको याद करने की तरफ चल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया है नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? नल्ला माला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अगर उत्तर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि नल्ला माला की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के जो ज़िले प्रमुख हैं मैं उनको बता देता हूँ। एक का नाम कुरनूल और गुंटूर। ये जो ज़िले हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुरनूल और गुंटूर, इनमें इनका विस्तार देखने को मिलता है। इनके अलावा भी कुछ ज़िले हैं जिनका इसमें इसका विस्तार मिलता है, लेकिन कुरनूल और गुंटूर राज्यों में ज़्यादा इनका देखने को विस्तार मिलता है। नल्ला माला की पहाड़ियाँ, ये नल्ला माला की पहाड़ियाँ, एक इसके बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। ये जो है पश्चिमी घाट की जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उनका ये पूर्वी विस्तार है, हाँ उनका ही पूर्वी विस्तार है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। तो नल्ला मल्ला के बारे में आप इतनी बातें याद कर लें। कुरनूल और गुंटूर, इन दोनों ज़िलों को भी आप याद कर लें। पूछ ले जाते हैं कि कुरनूल बताइए और गुंटूर ये कौन से स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य है? 7 सिस्टर की बात करें, हाँ 7 बहनें आपस में, कौन सा इनमें से 7 सिस्टर का सदस्य है? 7 सिस्टर, हाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो इसमें त्रिपुरा 7 सिस्टर का सदस्य है। अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य अगर आप देखेंगे तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रम बाई क्रम चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, हाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो ये आपस में क्या है बताइए? भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये 7 राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है बताइए? 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। आप क्रम बाई क्रम इनको याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, बताइए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आप देखेंगे पूरब की तरफ तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, पूरब में स्थित हैं। तो ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये क्या है? कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। अगर मालाबार तट की बात करें तो आप जाएंगे, ये दक्षिण भारत के राज्य केरल के आसपास का क्षेत्र, हाँ ये केरल के आसपास का क्षेत्र है, केरल के आसपास का क्षेत्र, केरल के आसपास का क्षेत्र। अगर कोंकण की बात करें तो ये पश्चिम में कहाँ पे बताइए? महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। तो आप इसको भी याद कर लें। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। ये तट भी इसको लगा है, मालाबार तट, ऐसे होता है कोंकण तट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए यहाँ पर किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए अगर इसमें उत्तर की बात करें, जो ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें तो आंध्र प्रदेश आंसर बनेगा। क्या बनेगा बताइए? आंध्र प्रदेश आंसर बनेगा। लेकिन अगर इसमें गुजरात भी दिया हुआ होता, क्या बताइए? गुजरात, गुजरात। तो गुजरात राज्य की तटरेखा कितनी है? 1200 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1200 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी तटरेखा है। जो कि क्या है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। चूँकि इन ऑप्शनों में से गुजरात नहीं दिया गया है, तो इसलिए आंसर आंध्र प्रदेश। ये दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर है ना, सेकंड सबसे बड़ी तटरेखा बनाता है आंध्र प्रदेश, और फर्स्ट पे क्या है बताइए? ये गुजरात है। क्या है? गुजरात है। आप मुझको एक क्वेश्चन का आंसर बता दें कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? आप तेजी से बताएं। तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। 9 राज्य, भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। इसका क्रम बाई क्रम अगर देखें तो हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलें, नीचे की तरफ, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार ये कितने राज्य हो जाते हैं? 9 राज्य हो जाते हैं। तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, तटरेखा से, हाँ तटरेखा से लगे हैं। तटरेखा मतलब समुद्र से सीमा बनाते हैं, पानी से सीमा बनाते हैं, जल से लगे हुई सीमा। आगे चलें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की अगर बात करें हम, आप तेज़ी से इसका आंसर बता सकते हैं, तो उनका नाम बछेंद्री पाल। क्या नाम बताइए? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है बताइए? ये पहली भारतीय महिला। इनका जन्म उत्तराखंड यानी कि यूके के चमोली में हुआ था, चमोली ज़िले में हुआ था, चमोली में हुआ था। और इनके बारे में एक एडिशनल फैक्ट आप ये भी याद कर लें कि ये बताइए संस्थापक रही हैं किसी चीज़ की, है ना, ये किसी चीज़ की क्या रही हैं? संस्थापक रही हैं। तो उसका नाम उसका नाम मैं आपको बता दूं, हाँ नाम मैं उसको बता दूं, नाम मैं इसका एक बार आपको बता देता हूँ, हाँ नाम मैं बता दूं उसका, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की ये संस्थापक हैं। कौन है बताइए? संस्थापक है। नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की कौन है? ये संस्थापक। तो कौन है बताइए? भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पड़ी थी, बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? बताइए भारतीय मानक समय, जो भारत का मानक समय है, बताइए कौन से रेखांश पर अपनाया जाता है ये बताइए। तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 82 सही 1/2, ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि पूर्वी दिशा तक,
पूर्वी देशांतर, ये क्या है? भारत का मानक समय है। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। हाँ, जो भारत की मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कौन सी डिग्री पे है? 82 है ना, 82.5 पूर्वी देशांतर के मध्य से गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और ये लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। लंदन के ग्रीनविच से कितने? 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो ये भारत की क्या है बताइए? भारतीय मानक समय रेखा। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, भारत की जो मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों के अगर नाम की बात करें, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों के नाम की बात करें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसको याद कर लें। हाँ, तो हमने यहाँ पर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया था जो पिछली परीक्षाओं में किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की प्रबल रूप से संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया था। इसी तरीके से हम आगे भी इस सीरीज को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक आप कर दीजिए और आप इसको अपने फ्रेंडों को शेयर करके इसको सब्सक्राइब कर भी लीजिए और अपने फ्रेंडों से भी इसको करवाइए। अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ अगर इसकी आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन से हम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप फ्री पीडीएफ इसकी पढ़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाईवे एग्जाम के नाम से ही है, यहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ पढ़ सकते हैं, है ना। निकाल कर आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। देखिए, कोरोना का टाइम चल रहा है ना। तैयारी अपनी निरंतर जारी रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।